So, good evening, friends. Welcome to Azu for Tech. चलिए, good evening, everyone. Welcome to Azu for Tech. कहाँ रह गई सर? यहीं पर हैं सुनील जी। तुम्हारा ये क्या चक्कर है? मोबाइल में अलग डीपी दिख रही है पुरानी, ठीक है, और लैपटॉप में अलग डीपी दिख रही है। लैपटॉप में चेंज हो गई, उधर नहीं चेंज हुई। ठीक है, चलिए। देवेंद्र सिंह बड़े दिनों बाद लौट कर भाई। तुम्हारे भाई साहब की तबीयत कैसी है? अब ठीक है भैया? ठीक है अब आपके? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कभी कभी क्या होता है कि ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती है लैपटॉप पर ना, तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए ये 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं आपके। तो आ रहे हैं सब या स्टार्ट करें अपन लोग? जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वत्सल श्रीवास्तव जी, आपने क्या मतलब घड़ी वॉच को ही डीपी बना रखा है? मैं बहुत दिन बाद आ जाया हूँ लाइव क्लास में, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव थी, बट अब ऑल गुड, वेरी गुड। क्या बात है। बस सब अंत भला तो सब भला। हम्म, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मयंक सिंह खेल गए आप यार। पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी आई है, लेकिन ड्राइवर की। क्या बात है। चलिए। रीजनल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज शोन इन द फिगर। ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक अर्थ दिखा रखा है आपको। एक ग्राउंड का एक पीस है, ये ग्राउंड की कुछ लेयर्स हैं नीचे, और ये ऊपर सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस में क्या हो रहा है? कुछ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कुछ रन ऑफ हो रहा है, कुछ वाटर यहाँ पर आ रहा है, कुछ वाटर जा रहा है। समय बहुत बलवान है सर, वेरी गुड। मैं यही सोच रहा था। ठीक है, चलिए। फिर ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन कुछ हो रहा है, कुछ वाटर जा रहा है, कुछ इवापोरेशन हो रहा है, कुछ ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इस पीस ऑफ लैंड के लिए द करेक्ट हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन बतानी है। बिहार में बारिश हो रही है, बढ़िया। इधर तो यार बारिश का मौसम हो के रह गया, शाम में 2-4 बूंदे पड़ी और फिर खत्म। अरे वाटर बजट के, अब तो ऑक्सीजन का भी बजट हो रहा है। अब तो ऑक्सीजन का ही बजट रखना है भैया, अभी तक तो पानी का था खाली। तो आंसर सी हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन में से नेट रन ऑफ माइनस कर दोगे, टोटल इवोपरेशन माइनस कर दोगे, टोटल ट्रांसपिरेशन माइनस कर दोगे, नेट ग्राउंड रिचार्ज माइनस कर दोगे, और जो बचेगा वो क्या होगा? टोटल स्टोरेज होगी। कुछ वाटर सरफेस पर स्टोर हो जाएगा, कुछ ग्राउंड में स्टोर हो जाएगा। वैसे इक्वेशन होती ये वाली है, डी वाली, जनरल इक्वेशन ही है। बट इस इक्वेशन को जब आप अप्लाई करोगे किसी पीस ऑफ लैंड के लिए, तो ये बन जाएगी। वेस्ट बंगाल में अभी बारिश स्टार्ट हुआ है, बढ़िया। वैसे कभी कभी ना बड़ी पैन इंडिया फीलिंग आती है जब बताते हैं ना, वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है, एमपी में ये हो रहा है। चलो, थोड़ा साउंड इंक्रीज कर दें। साउंड तो बेटा अपने एंड पे बढ़ाओ, साउंड तो बहुत बड़ा हुआ है। जो साउंड डेली रहता है वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The quantitative statement of the balance between water gains and losses in a certain basin during a specified period of time is known as which one of the following? Water budget, hydrologic budget, ground budget। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन ए जो है वाटर बजट, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आइस एज पर यूनेस्को टर्मिनोलॉजी? यूनेस्को के अकॉर्डिंग, यूनेस्को के अकॉर्डिंग आइस का सिंबल क्या होगा? तो आइस भी वाटर ही है और वाटर का सिंबल क्या है? H2O, तो H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? तो कुछ स्टूडेंट इसका बी आंसर देते हुए और कुछ आंसर इसका डी देते हुए, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसका मतलब क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड, प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन। तो पता चला समंदर पे समंदर से पानी गया और समंदर पर ही बारिश हो गई। देखो जिनको बी ऑप्शन लग रहा है तो ये सी है, तो आपको पता है ना कि समंदर में तूफान आते रहते हैं, तो पता चला यहां से वाटर गया और यहीं पर बारिश हो गई, तो क्या ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगी? नहीं होगी। फोर्थ देखो, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड देन बैक टू सी अगेन। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहां से बदरा रे तो बादल बनेंगे, यहां पर लैंड पर कहीं पर बारिश प्रेसिपिटेशन होगी और ये पानी दोबारा से यहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा डी। समंदर से समंदर तो खाली शॉर्टकट हो जाएगा यार, फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट। सही आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, सब गोलमाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्टिनेंट टू द रियलाइजेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से है? लैटिट्यूडनल डिफरेंस इन सोलर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, सही बात है, लैटिट्यूड्स की वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होती है, प्रेशर क्रिएट होता है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, और पहले के लिए ही ये सेकंड रिस्पॉन्सिबल, इसका भी फर्क पड़ता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये वाली बात भी सही है, और कोरियोलिसिस इफेक्ट तो आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल होगा। आप सब तो पहले ही, क्या बात है, वेरी गुड, सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेयर वैभव सावरकर। अब यार, अब इसको आप सर्वेयर की जगह आप इंजीनियर वैभव सावरकर लिखो अभी से। अब तुम यही जेई की तैयारी कर रहे हो तो अभी सब इंजीनियर लगाओ, ताकि कल, आज नहीं तो कल इंजीनियर बन जाओ। कब तक सर्वेयर बन के रहोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसोहाइटल मेथड। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है आइसोहाइटल में और थीजन में कुछ स्टूडेंट्स को। तो थीजन पॉलीगन क्या होता है कि बेसिकली इसको आपको मालूम है, एक रेन गेज पर बेचारे पर एक काफी बड़े एरिया की जिम्मेदारी हो जाती है। जबकि आइसोहाइटल में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ग्राउंड पर इक्वल इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स मिलाते हैं, फिर उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम लगता है, बट आइसोहाइटल मेथड जो है वो बेस्ट है, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहित अभी मत करवाओ ज्वाइनिंग यार, अभी आप लोगों को पढ़ा लें थोड़ा सा, कोरोना वोरोना निपट जाए उसके बाद कर लेंगे ज्वाइनिंग। ठीक है, तो सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल ये कह रहा है द परसेंटेज स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रेसिपिटेशन averages is often expressed functionally or graphically in terms of। तो बेसिकली जो आप एवरेज प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मैं एज ए प्रेसिपिटेशन क्या हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रेसिपिटेशन को क्या कर रहे हैं मेजर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग गैस गेज नेटवर्क डेंसिटी एक्सप्रेस्ड एज एरिया पर गेज। मतलब एक एरिया, जैसे अगर n नंबर ऑफ गेजेस हैं वो ए एरिया कवर करते हैं, तो एक गेज कितना एरिया कवर करेगा, a बाई एन। ठीक है, और दूसरा है टोटल कैच एरिया ऑफ कैचमेंट। तो कह रहा है जो परसेंटेज स्टैंडर्ड एरर होगी इट इंक्रीजेज विद एरिया पर गेज एज वेल एज विद टोटल एरिया। तो यही आपका आंसर है। उसकी वजह क्या है कि जब एक इंक्रीजेज विद एरिया पर गेज, तो एक ही गेज से आप बहुत सारे एरिया को मेजर करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा टोटल एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए जो आपका इसका आंसर है वो क्या है, ए है। आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई को कुछ लोचा है क्या लोचा है 23 जुलाई को, 18 जुलाई तो सही था कि चलो ईएससी का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, if P is the precipitation, A is the area represented by a rain gauge and N is the number of rain gauge station in a catchment area, then the weighted mean rainfall is। तो क्या होता था भैया, P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 प्लस P4A4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा AP अपॉन, ठीक है, सिग्मा AP अपॉन सिग्मा A। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन, डेड कर्व की बात हो रही है, डेड कर्व, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, ये क्या होता है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। तो डेड कर्व में, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व में क्या होता है कि देखो, हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पर बारिश होगी, कभी हल्की बारिश होगी, कभी तेज बारिश होगी, है ना। तो जो सबसे तेज बारिश वाला जो स्टॉर्म है वो आप कंसीडर कर लोगे, और फिर क्या करेंगे, उस बारिश से यहाँ पर कितनी डेप्थ, मतलब इस एरिया पर कितनी डेप्थ आपको मिलेगी उसको आप नोट कर लेंगे, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एरिया थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर एक बड़े एरिया पर उसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, फिर अगेन आप डेप्थ देखेंगे। ठीक है, तो इधर आप क्या कर लेंगे, एरिया, और इधर क्या दे लेंगे आप, डेप्थ। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप जितना बड़ा एरिया कंसीडर करोगे, डेप्थ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डेप्थ कर्व क्या होता है, डेड कर्व इज ऑलवेज फॉलिंग कर्व। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना एरिया लोगे टोटल डेप्थ जो है वो उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है भैया, तो ये होता है मैक्सिमाइजिंग एनवेलप थ्रू द एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स। ठीक, तो मैक्सिमम डेप्थ किसी एरिया पर, मैक्सिमम स्टॉर्म की वजह से आपको जो मैक्सिमम डेप्थ मिल रही है, आप उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हो। बाकी कभी थ्योरी में और डिटेल में पढ़ाएंगे। पाप कर्व, चलिए अगला सवाल पढ़िए। मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गेज्ड अमाउंट्स बाय। अरे भैया अभी तो रिपीटेड क्वेश्चन है, काहे इसका आंसर बी दे रहे हो, या पिछले वाले का बी दे रहे थे। तो अरिथमेटिक और थीसन तो उड़ गए, आइसोहाइटल बचे। एक है लीनियरली इंटरपोलेटेड और एक है ओरोग्राफिकली वेटेड।
ओरोग्राफिकली वैलिड वेटेड क्या होता है कि बेसिकली बाकी मेथड्स की प्रॉब्लम ही है, थीजन हो चाहे एरिथमेटिक हो, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ग्राउंड का जो एलिवेशन होता है उसको ये कंसीडर नहीं करते। एलिवेटेड पर इंटेंसिटी अलग होगी, यहां अलग होगी, उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये जो ओरोग्राफिकल मेथड होता है, जब हम यहां से इंटरपोलेशन करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मान ली एक आइसोहाइटल लाइन है, एक आइसोहाइटल लाइन है, तो जब हम लोग इंटरपोलेशन करके बीच के पॉइंट्स पर जब हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो ओरोग्राफिकल मेथड होता है ये क्या करता है, दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंसीडर ना करके इनके बीच का क्या करता है, एलिवेशन को कंसीडर करता है। क्या करता है, एलिवेशन। तो यहां पर एलिवेशन का इफेक्ट आ जाता है। हाँ यार, ये भी गड़बड़ है, सुबह बप्पा टेस्ट था, यहाँ पर बाप कर में आज ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ओरोग्राफिकली में आप ये समझ लो ये इसलिए सुपीरियर है क्योंकि ये एलिवेशन एलिवेशन डिफरेंसेस को भी कंसीडर करता है। ठीक है, एलिवेशंस को भी कंसीडर करता है। ठीक है, चलिए तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, द फॉलोइंग रेनफॉल डेटा रेफर्स टू स्टेशन ए एंड बी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टेशन एक्स। लॉन्ग टर्म नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन एमएम, ए पर 200, एक्स पर 250 और बी पर 300। एनुअल रेनफॉल इन एमएम फॉर द ईयर 1940, 1940 में, बड़ा पुराना डेटा लेके आए, यहाँ पर 140 है, यहाँ 270 है, तो इसका डेटा हमें बताना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनमें ये देखते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो प्लस माइनस 10% के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस 10% का मतलब क्या है कि अगर जिस स्टेशन पर निकालना है, एक्स स्टेशन है, तो एक्स स्टेशन पर जो बारिश है वो 250 है, तो इसमें क्या कर दो, प्लस 10% करो। प्लस 10% करने का मतलब है 250 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 250 इसमें से क्या कर दो, 10% माइनस कर दो, इसका मतलब 250 इंटू 0.9 कर दो। तो जब आप ये डेटा निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 275 और ये वैल्यू आएगी 225। अब हमें चेक करना होता है कि जो स्टेशन ए और बी हैं या बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ही, ये क्या है 270 है, ये तो ठीक है, रेंज में आ रहा है, बट ये 140 क्या हो गया, 225 से कम हो गया, तो ये आउट ऑफ रेंज चला गया। ये तो ठीक है कि 275 से कम पर ही आ रहा है। नहीं, इसको नहीं देखेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे, सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है, ये 300 से बाहर जा रहा है, इसी को देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग 250 के रेफरेंस में देख रहे हैं, 250 के रेफरेंस में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये 300 क्या हो गया, 275 से ज्यादा हो गया, और ये 200 यहां पर आ गया, ये ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या लगेगा, नॉर्मल रेशियो मेथड लगेगा, नहीं तो हम लोग एवरेज वाला। हाँ, एवरेज वाला। ठीक है भाई, चलिए, मैं कमेंट्स पढ़ने लगा तुम लोगों के चलो खैर, तो अब क्या करोगे आप लोग, तो फॉर्मूला क्या था, P अपॉन NX इज इक्वल्स टू P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस एंड जितने भी होते हैं उनका एवरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर तो दो ही स्टेशन है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको P1 पता है, P2 पता है, N1 पता है, N2 पता है, वैल्यू निकाल दीजिए, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, और आंसर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, 200 आ रहा है।
200, ठीक है, तो 200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन्होंने पहले वाला कर लिया था वो तो सब आंसर इसका बता ही देंगे, जिन्होंने पहले नहीं कर पाए थे वो अब करें इस क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट पर है। मैं तब तक जरा पानी पी लेता हूँ। आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर, वेरी गुड। जरा जल्दी से बाकी सब भी कर दें फटाफट। सभी का आ गया, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, इन अ watershed 4 rain gauges 1, 2, 3 and 4 are installed. The depth of normal annual rainfall at this station are 60, 75, 80 and 100। ये चार डेटा N1, N2, N3, N4 दे रखे हैं सेंटीमीटर में। द रेन गेज एट स्टेशन थर्ड वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, तीसरा खराब हो गया। एट अ पर्टिकुलर ईयर द एनुअल रेनफॉल फॉर दैट ईयर रिकॉर्डेड एट द रिमेनिंग 3 स्टेशन आर 90, 60, 70 सेंटीमीटर। द रेनफॉल स्टेशन थर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन यही तरीका लगाएंगे आप कि 80 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो, 0.9 से मल्टीप्लाई करो, डेटा मिल रहा है 72, 88। तो जो भी डेटा है वो देखो 72 से 88 के बीच में है या बाहर है, बीच में है या बाहर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू 100 बाहर चली गई रेंज से और 60 ये वैल्यू नीचे चली गई रेंज से, ठीक है भैया। तो आप अगेन नॉर्मल मेथड लगाओगे तो वही P3 अपॉन N3 बराबर 1 अपॉन M, P1 अपॉन N1, P2 अपॉन N2 प्लस P4 अपॉन N4। सारा डेटा पुट कीजिए, यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। पहले ESC का सिंपल पेपर आता था, अब पेपर भी टफ है एंड कट ऑफ भी बढ़ गया। लोगों की तैयारी का लेवल भी बढ़ गया और वैकेंसी भी कम हो गई। दोनों बातें, दोनों बातें। पहले इतनी प्रिपरेशन नहीं करते थे ना, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पहले माना जाता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट सिर्फ IIT NIT के बच्चों का खेल है। अब कोई भी कॉलेज हो, हर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। मैच लिस्ट 1 हाइड्रोलॉजिकल टर्म्स विद लिस्ट सेकंड रिलेशनशिप नेचर ऑफ कर्व एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। रीजन पॉलीगन, ऑप्शन भी दिखा रहे हैं अभी, बाकी एक बार बता दें। एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एवरेज डेप्थ बताने का ही मेथड है। रिलेशनशिप ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी विद, तो ये तो आपका C2 से मैच कर जाएगा। वैसे आंसर आप देख लो, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ये रहे। जिनको आंसर करना है वो आंसर कर लें ऑप्शन देखकर। ठीक है, लीजिए ये आंसर कर लीजिए अभी, ठीक है। तो ए आपका किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है। हीजन पॉलीगन एवरेज डेप्थ बताता है, हाइटोग्राफ इंटेंसिटी बताता है, मास कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एंड टाइम, ठीक है। तो बी आपका 3 से मैच कर जाएगा। रिलेशन डेड कर्व बचा, ऑलवेज अ फॉलिंग कर्व, सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो D5 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। 1325। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, अगर किसी ने हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ी है या ये टर्म समझ में नहीं आती हैं तो एजुफॉर टेक पर ही मेरी हाइड्रोलॉजी की मैराथन क्लासेस हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वहां मैंने ये मास कर्व, डबल मास कर्व, हाइटोग्राफ, हाइडोग्राफ, एस कर्व,
ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ये चीज भी डायरेक्टली बताई हुई है वहां पर कि ये ट्रेंड बताता है, बारिश का ट्रेंड। जैसे इसमें क्या हुआ, पहले साल बारिश हुई, ठीक है, अगले साल क्या होगा, 2 साल का डेटा आ गया आपका, तो 2 साल का जो है एवरेज वहां पे प्लॉट करेंगे, फिर 3 साल का एवरेज प्लॉट करेंगे, फिर 4 4 साल का एवरेज प्लॉट करेंगे। तो आप उस कर्व से, ठीक है, उस कर्व से आपको मालूम चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ट्रेंड मालूम चल जाता है। ठीक है, किसी गिवन ईयर के डेटा से आपको मालूम नहीं चलेगा। पता चला पिछले 5 साल में बारिश बहुत कम हो रही थी, इस साल बारिश ज्यादा होगी, तो आप खुश हो गए। ठीक है, एवरेज निकाल के पता चलेगा कि अरे यार ये तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। इसी तरीके से पता चला पिछले 5 साल बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, इस बार बारिश कम हुई, तो आप दुखी हो गए, अरे नहीं यार 5 साल में तो अच्छी हो रही थी ना, इस बार बुरा वक्त है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। एवरेज से मालूम चलेगा कि अगले साल क्या है, अच्छी बारिश हो जाएगी, तो ट्रेंड मालूम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच दी फॉलोइंग। कॉन्वेक्टिव, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, माउंटेन बैरियर, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। कॉन्वेक्टिव करंट जो होती है, गुड इवनिंग, कॉन्वेक्टिव जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाया हुआ, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको कुछ भी नहीं आता वो उनको भी समझ में आएगा। मेरा नाम की मैराथन क्लासेस है, बताया बिल्कुल जीरो से है, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, फिर साइक्लोनिक क्या होता है आपका, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। फ्रंटल क्या होता है, जब दो चीजें टकरा जाती है, फ्रंट पर आ जाती है। धन्यवाद प्रज्ञा जी, थैंक यू। फ्रंटल, तो फ्रंटल में क्या होता है, वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं। और ओरोग्राफिक में क्या होता है, माउंटेन बैरियर आ जाता है। ओरोग्राफिक में क्या आ जाता है, माउंटेन बैरियर। तो पहला आपका चौथे से मैच करेगा, बी आपका तीसरे से मैच करेगा, सी आपका 5 से मैच करेगा, तो आंसर तो बी हो गया इसका। और डी आपका 2 से मैच करेगा, माउंटेन बैरियर। ठीक है, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टू क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, मैराथन क्लास बेस्ट है। तो अब मैराथन क्लासेस से सबसे बड़ी बात है मैराथन क्लासेस की कि 70-80% चीजें, बहुत जिन जिन चीजों को आपको एक एक महीना कवर करने में लगता है, आप 5-10 घंटों में वो कम से कम 70-80% चीजें कवर हो जाती हैं। बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है। The area between two iso heights 45 centimeter and 55 centimeter is 100 kilometer square, and that between 55 centimeter and 65 centimeter is 150 kilometer square. What is the average depth of annual precipitation over the basin of 250 kilometer square? तो क्या करेंगे भैया, 45 और 55 इनका एवरेज सीधे सीधे 50 हो जाएगा। 45 और 55 का एवरेज 50, तो 50 इंटू कितना 100 प्लस 65 और 55 का एवरेज कितना रहेगा 60, तो 60 गुणा 150 और बट्टा क्या कर दो 250। तो अब तक 56 आ गया, तो अब तक 56, आंसर इज सी। नेहा जी ने जल्दी जल्दी में बी कर दिया, कोई बात नहीं, बाद में सी हो गया, ठीक है। ठीक है, यही होता है ना भैया। तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू A1 प्लस वाई प्लस जेड इंटू A2 और अपॉन टोटल एरिया। अब यहाँ पर इतना डेटा इजी था कि डायरेक्टली कर लो, निकाल लो, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला अगला सवाल, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज इज द डबल मास कर्व यूज्ड। डबल मास कर्व किसने यूज करते हैं, चेकिंग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड, prediction of annual precipitation, defining which periods of a storm should be analyzed to obtain the maximum useful information from storm rainfall records। क्या सोच के बनाया होगा ऑप्शन तीसरा वाला।
फॉर एस्टिमेटिंग द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। तो इस यहाँ पर ट्रैप नंबर पढ़ना आंसर से, इसका आंसर क्या है, ए है। चेकिंग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ रिकॉर्ड, कैसे करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई और जेड, ये 3 रेन गेज हैं किसी एरिया में, ठीक है। मुझे इस एक्स ये जो है इस एक्स पर डाउट हो रहा है मुझे, तो जिस एक्स पर डाउट हो रहा है, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेशन हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन क्या कर लेंगे, इधर लगा लेंगे, और इन सब का जो एवरेज प्रेसिपिटेशन एवरेज जो होगा डेटा उसको इधर, जो एवरेज होगा वो क्या कर देंगे इधर। तो दोनों साइड में, क्योंकि आप लोग प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड प्लॉट कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डबल मास कर्व। हाँ, गलती सुधारने के लिए, क्या बात है, ठीक है। तो किस कंसिस्टेंसी के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो डबल मास कर्व क्या होता है, कंसिस्टेंसी के लिए कि डेटा ठीक है या नहीं है। ईएससी क्वेश्चन में लंबा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है। एक्स पर हमेशा डाउट रहता है, तो एक्स पर डाउट करके क्या करोगे, जो है ना, एक्स तो गया, अब तो प्रेजेंट का देखो। अगर एक्स पर ज्यादा ध्यान रखोगे तो प्रेजेंट भी चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा एक्स पर ध्यान रखोगे तो प्रेजेंट भी चला जाएगा, इसलिए एक्स गया तो गया, प्रेजेंट पर ध्यान दो। सभ्य साची दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर से सेम सवाल आ गया क्या, डबल मास कर्व आर यूज्ड, लो भैया। अब यहां पर तो यही आंसर हो गया, हाँ 2 बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन वही सही, टू चेक ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ रिकॉर्ड, अब सही हो गया था, ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए आया था कि वो क्या कहते हैं कि ये प्रूफ करने के लिए था कि ईएससी में ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ा ऑप्शन नहीं होता, होता है। निशिकांत कह रहे हैं पता चला एक्स प्रेजेंट भी गई, अब प्रेजेंट भी गई से क्या मतलब, प्रेजेंट भी गया भी तो हो सकता है, गई ही क्यों, तुम लोग यार जेंडर बायस हो जाते हो, गलत बात है, ठीक है। चलो अगला सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a major type of storm precipitation? ये कई बात से देखो, शिवम ने सही बात, जॉब ले लो, प्रेजेंट पास देखा जाएगा। चलिए भाई, तो फ्रंटल नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, ओरोग्राफिक सुना है, सुना है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल डी बता रहे भैया, कॉन्टिनेंटल समझ रहे हो, पूरा एक कॉन्टिनेंट पर बारिश हो, वो मेजर नहीं होगा क्या, एयर मास स्टॉर्म, ठीक है। लोकलाइज्ड एयर मास की वजह से बारिश हो गई, तो उसी को हम बोलते हैं इसका, बल्कि इसका दूसरा नाम ही ऑर्डिनरी है, और इसका एक नाम है गार्डन के नाम पर, जैसे किसी पास एक गार्डन के ऊपर छोटी मोटी बारिश होगी उस टाइप से। तो एयर मास का अगर आप दूसरा नाम देखोगे तो नाम ही ऑर्डिनरी है, ठीक है, नाम में ही ऑर्डिनरी है। सो इट इज नॉट अ मेजर टाइप, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, पीएमपी। मयंक शर्मा साइक्लोन वाइक्लोन सब उठा के ले आए। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, पीएमपी क्या होता है। Projected precipitation for a 100-year return period, maximum precipitation for all past recorded storms, upper limit of rainfall which is justified climatologically। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, अपर ये क्यूआरपी में ही हुआ है पहले। तो रेनफॉल का अपर लिमिट जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है कि मैक्सिमम लिमिट जिसका कोई ना हाइपोथेटिकल कुछ भी चलेगा वो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा डेटा जिसको आप क्या कर सकें। बेटा बी तो वैसे ही नहीं होगा, बी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फॉर ऑल पास रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या, वो डेटा तो श्योर है, तो बी तो वैसे ही नहीं होना चाहिए,
वो तो होना ही नहीं चाहिए। इफेक्टिव प्रेसिपिटेटेबल वाटर, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एलिमिनेशन तो आपको करना ही करना है। इस क्लास में एक बात की प्रॉपर्टी तो आपने मतलब प्रैक्टिस करनी कि एलिमिनेशन तो आपने करना ही करना है आंसर देने से पहले, ठीक है, कि जो 100% हो ही नहीं सकता उसको तो आप रिमूव कर दो। तो अगर आप ए और सी में से आंसर देखोगे तो जस्टिफाइड है कि चलो सी नहीं लग रहा था तो ए, और ए नहीं लग रहा था तो सी, बट बी और डी देना जो है वो अपराध है, अक्षम्य अपराध है, समझ रहे हैं, ये नहीं करना है आपने। चलिए अगला सवाल। Which one of the following is a method of extending the length of record for a frequency curve at a station? अभी हमने नहीं पढ़ रखा था, एलिमिनेशन से कर देंगे। डबल मास कर्व किसके लिए होता है? कंसिस्टेंसी के लिए होता है। स्टेशन ईयर मेथड पता नहीं, थीसन मेथड और आइसोहाइटल मेथड किसके लिए होते हैं? एवरेज डेप्थ के लिए होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बी ही बचा। देखो एलिमिनेशन कितना बढ़िया मेथड है, स्टेशन ईयर मेथड। ठीक है, आ गया आंसर। आंसर लाओ, इनाम पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनफॉल इंटेंसिटी किससे मेजर करोगे? आइसो हाइट से या हाइटोग्राफ से? रेनफॉल एक्सेस, डायरेक्ट रन ऑफ हो जाएगा। रेनफॉल एवरेजिंग, एवरेज रेनफॉल आइसो हाइट से हो जाएगा। मास कर्व क्या होता है? क्यूमुलेटिव हो जाता है। तो ए आपका किससे मैच कर रहा है? 3 से। बी आपका मैच किससे कर रहा है? 4 से। सी आपका मैच किससे कर रहा है? 1 से। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया, बी हो गया। डी नहीं होगा बेटा, कातिल कबूतर। ठीक है, समझ गया भैया, डी नहीं होगा बेटा, बी होगा। वैसे तो सी से ही हो गया। रेनफॉल एवरेज मेथड करने का क्या? आइसोहाइटल है आपके पास, थीजन पॉलीगन है, ठीक है, यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव माइंड्स हैं सबके सब। ये बस ये शिवम के नाम का नहीं समझ में आता, शुरू में इसने क्या लिख रहा है? कैश ऑन डिलीवरी रेवन, ये क्या है? कैश ऑन डिलीवरी रेवन, सीओडी रेवन शिवम, क्या है ये? क्या भाई शिवम क्या लिख रखा है ये शुरू में? द रेनफॉल हाइटोग्राफ shows the variation of which one of the following? तो रेनफॉल इंटेंसिटी विद टाइम, ठीक है, तो क्या सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी फिर आ गया। यदुवंशी प्रीतम सिंह। कॉल ऑफ ड्यूटी। चलिए, तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डेटा कैन बी चेक्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो अगेन क्या हो गया आपका? डबल मास कर्व है ना। एएससी वाली बताओ, इतना रिपीट कर देता है क्वेश्चन। अबे क्या हो गया भैया, काहे बुरा मानना ये? अब भैया जैसे आ रहा मैं तो वैसे लेके आ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है ना।
कंसिडर दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डबल मास कर्व। डबल मास के बारे में बताना है। प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहला गलत है, तो ए उड़ा दो और डी उड़ा दो। प्लॉट फॉर एस्टिमेटिंग मल्टीपल मिसिंग रेनफॉल डेटा, मिसिंग रेनफॉल डेटा के लिए तो नहीं होता है, तो दूसरा भी उड़ा दो। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। प्लॉट फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द रेनफॉल डेटा, बिल्कुल सही बात है। प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ अ स्टेशन वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा, बिल्कुल सही बात है। सीओडी की फुल फॉर्म क्लीन ऑफ डेथ है। तो गेम में क्या ये, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली टू एस्टिमेट पीएमपी, PM is equals to 42.16 into d की पावर 0.475 is used. PM is maximum depth of precipitation, D is duration. What are the units PM and D in the equation are? कॉमन सेंस वाला सवाल है। आप जितना भी डेटा आपने एनालाइज किया होगा, जनरली क्या होता है, टाइम आपको आवर में दिया होता है और डेप्थ आपको सेंटीमीटर में दी होती है। तो सेंटीमीटर आवर, सेंटीमीटर एंड आवर, ठीक है। अगला सवाल, ऑम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर इज यूज टू मेजर, इसका आंसर डी क्यों दे रहे हैं कुछ बालक, ठीक है। इसका आंसर है बी, रेनफॉल डेप्थ, बिकॉज एम्ब्रोमीटर जो है वो बेसिकली या प्लूवियो दूसरा नाम है ये आपके पास रेन गेज का, ये रेन गेज का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो रेन गेज उर्फ ऑम्ब्रोमीटर उर्फ प्लूवियोमीटर, पहले DD1 पर वो आता था खोया पाया विभाग, मतलब गुमशुदा की तलाश, तो गुमशुदा वालों के नाम जब बताते थे तो वो ऐसे ही बुलाते थे, उर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हाइटोमीटर भी सही कहा, वीटो। ओडोमीटर भी होता है। The coefficient of variation of rainfall for 6 gauge station in catchment was found to be 29.54%. तो सी भी आपको दे रखा है 29.54. The optimum number of station in the catchment for an admissible error एप्सिलॉन आपको दे रखा है 10%, और आपसे क्या पूछा हुआ है, एन पूछा हुआ है, ठीक है यार। ये तो आप बहुत बार करवा दिया, ठीक है। डायरेक्ट सोल्यूशन देखो इसका, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, एन का फॉर्मूला एन बराबर सी बी अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर होता है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.9 समथिंग, उसको 3 मान लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 9, ऑप्शन इज सी, ठीक है। डेटा भी बढ़िया दिया है, तुरंत हो जाएगा। 2.954, 3 मानो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आंसर आ गया। लो भैया फिर आ गया। ये ऐसे वाले पगला गए क्या, इस सवाल से उनको इतना डबल मास कर्व से इतना विशेष प्रेम का, वो डबल मास का डबल माल तो नहीं समझ रहे। हुँ? पैसा ही पैसा, डबल मास कर्व। सरकारी आदमियों को डबल माल चाहिए होता है ना, तनख्वाह तो लेंगे लेंगे, बाकी जितना ऊपर से मिल जाए वो अलग। डबल मास कर्व से विशेष प्रेम दिख रहा है। तो टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिकॉर्ड्स, अगला सवाल,
इससे पता चलता है कि अपने माइंड में पीडीएफ बनाई है मतलब। चलिए, तो अब थोड़ा इजी सवाल आ रहे हैं आपके, बिल्कुल एजेई टाइप वाले। तो ठीक है, इवोपरेशन इज मेजर्ड यूजिंग ओपन पेन के थ्रू होता है ना। एक उसमें कुछ क्वेश्चंस कल के टेस्ट वाले रिपीट हैं। द सैलिनिटी इन वाटर, सैलिनिटी मतलब बेसिकली सॉल्ट। तो सरफेस पर जब सॉल्ट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, इवोपरेशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इवोपरेशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये कल ही आपको बता दिया था। इन अ डाइल्यूशन टेक्निक ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स यूज, तो कॉमन सॉल्ट को ज्यादा यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट यूज होता है नमक डाइल्यूशन टेक्निक्स में। देन ये भी आपको बता दिया था कल ही, दो चार क्वेश्चन है वो, ज्यादा नहीं है, फिर नए क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अ बॉडी ऑफ 3 मीटर क्यूब वेज 2 किलोटन इन वाटर, द बॉडीज वेट इन एयर। ठीक है, तो बॉडी का वॉल्यूम आपको मालूम है 3 मीटर क्यूब है, और जो इसका वेट है वो आपका पानी के अंदर 2 किलोटन है। तो एयर में वेट बताना है, टाटा नमक। तो वाटर में जो वेट होगा, या आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि वेट में जो कमी होती है वो बायोंसी फोर्स के इक्वल होती है। आप ये भी कह सकते हो कि डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर, तो जो वेट में कमी होती है वो बायोंसी फोर्स के बराबर होती है। सिंपल सी बात है, ये तो मुझे निकालनी है। तो डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू वाटर दैट इज किलो न्यूटन। अब बायोंसी फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 3 मीटर क्यूब, तो उसका मास कितना हो जाएगा 3000, और उसको मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो एयर में आपका वेट जो है वो मतलब, तो ये इसको 30 मान लो तो 32 के आसपास आ जाएगा, लगभग लगभग 32 किलोमीटर विल बी दी आंसर। बैंक चौधरी थोड़ी बहुत और कम डिजिट रैगिंग होती तो वो भी ले आते। ठीक है, चलो। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है, तो आपको बता दिया गया था, एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स पर यूनिट ड्रेनेज एरिया ऑफ द बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटेड इंडेक्स ये भी बता दिया था। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसप्रेशन, ठीक है। हाँ, तो पीईटी माइनस एईटी अपॉन पीईटी इंटू 100, कितना हो रहा है, हो सकता है, और कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस अपॉन कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं जो डिस्कशन कल प्रॉपर नहीं हो पाया था। ये सवाल है, इफ द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 300 mm इन 24 आवर्स हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, तो 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर की बारिश, हर 100 साल में ऐसी बारिश होती है। जैसे हर 100 साल में एक बड़ा वायरस आता है, तो वैसे हर 100 साल में एक बड़ी बारिश रिपीट होती है। सर यूपीपीएससी एई 2021 कब तक होगा, श्रेयांश चौधरी। बेटा फॉर्म तो आने दो यार, तुम एग्जाम पहले पूछ रही हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/100, यानी कि 0.01। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.01 बराबर 0.99। आगे क्या कह रहा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 आवर्स रेनफॉल इक्वल टू और ग्रेटर देन 300 mm अकरिंग एटलीस्ट वंस इन 10 ईयर्स। 10 साल में कम से कम एक बार तो बारिश हो जाए, 10 साल में एक बार तो बारिश हो जाए। वेद चिन्ह, अबे जाने के टाइम पे तुम आते हो बालक। हाँ, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका क्या होता है कि आप ये सोचो कि 10 साल में एक बार भी बारिश ना हो। तो 10 साल में एक बार भी बारिश ना हो तो पहले साल बारिश ना हो, दूसरे साल भी ना हो, तीसरे साल भी ना हो, एंड सो ऑन, 10 बार ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, 0.99 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है 10 साल में बारिश एक बार भी ना होने की। तो कम से कम एक बार हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 1, पी एटलीस्ट, वो कितना रहेगा, 1 माइनस 0.99 की पावर 10।
ठीक है। प्रवीण पाटिल जी कह रहे हैं दिस क्वेश्चन सीरीज इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। बस आप रेगुलर रहो, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ये एटलीस्ट वंस है, कम से कम एक बार तो हो। क्लियर? कोई डाउट? तो हमने कहा कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/100 0.01, ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.99। तो 10 साल में एक भी बार बारिश ना हो तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रूल होता है, m इंटू एन वाला, ठीक है, एक्स वाई जेड वाला। तो इनको 10 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है एक बार भी ना बारिश होने की, तो कम से कम एक बार होने के लिए 1 में से माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, और 1 मिनट इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, और इसी को हम लोग रिस्क भी बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपका रिस्क हो जाएगा। अगर 10 साल का रिस्क कैलकुलेट करने को बोलता तो ये रिस्क हो जाता, और ये रिलायबिलिटी हो जाती। ये जो है ये रिलायबिलिटी हो जाती, 10 साल की रिलायबिलिटी ये है कि बारिश नहीं होगी, और ये रिस्क है, ठीक है। कैसा ये इश्क है ना, कैसा ये रिस्क है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्लेनी क्रीडल फॉर्मूला इज यूज टू कंप्यूट, क्या करते हैं इससे हम लोग, एनुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए। वैसे जनरली एनुअल के लिए हो, जरूरी नहीं है, मोर देन 1 मंथ के मतलब टाइम होना चाहिए, तो उस हिसाब से एनुअल हो जाएगा। हाँ, यही बात मैं भी बोल रहा हूँ, इससे दोनों कर सकते हैं आप, है ना। तो मंथली कंजम्पटिव यूज और, लेकिन ये देखो ना, ये मेजर क्या करता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन मेजर करता है या कंजम्पटिव यूज करता है, मेजर क्या करता है ये तो आप देखो, एक सेकेंड वेट करो, अभी मैं इसको कंफर्म करता हूँ। हाँ, इसका आंसर जो होगा ना वो गड़बड़ है, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, ये कंजम्पटिव यूज के लिए है, ठीक है। वैसे इवेपो ट्रांसपिरेशन आपका, ठीक है, इवेपो ट्रांसपिरेशन ही कंजम्पटिव यूज में आता है, बात तो वही है। अभी अभी कंफर्म कर देते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो इससे कंफर्म, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कंजम्पटिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। हाँ, वॉइस जानबूझ कर गायब हुई थी, डोंट वरी, डोंट वरी।
तो पहली बात तो यहां पर ये समझ लो कि इस बेसिस पर एलिमिनेट मत करना कि इवेपोर ट्रांसपिरेशन एंड कंजम्पटिव यूज। मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर ना आप अभी बी ही लगाओ, इसका आंसर अभी बी ही लगाओ, क्योंकि ये मेनली क्या करता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन यूज मेजर करता है। याद रखिएगा, बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन। और इवेपोर ट्रांसपिरेशन को ही हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पटिव यूज से कनेक्ट कर देते हैं, इससे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी आंसर इसका बी रहने दो, बाकी क्वेश्चन मार्क लगा लो, इसको और सोच लेंगे, ठीक है, सोच लेंगे। मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, लॉजिक क्या है, ये 1 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप पीरियड, किसी पर्टिकुलर क्रॉप पीरियड के लिए, तो जो क्रॉप पीरियड है वो 3-4 महीने का होगा, 4-5 महीने का होगा, उसके लिए हो गया, ठीक है। तो ये मेजर करता है इवेपोर ट्रांसपिरेशन, उसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में कह देंगे कंजम्पटिव यूज। तो इसलिए अभी इसका आंसर आप बी लगा लो, बाकी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, और देखेंगे, ठीक है। सर पीईटी अलग है और इवेपोर, हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन तो तब होगा जब आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन है, मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, ग्राउंड में जितना पानी देना चाहिए था उतना आपने दे दिया, तब जितना इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो सकता है वो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन है, वो आपका पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। और इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या है कि भैया एक्चुअल में जितना है उतना ही, वही रोटी और वो वाला, ठीक है, भूख वाला सिस्टम। आप 6 रोटी खा सकते हो, 6 सामने रखे तो 6 खा लोगे, लेकिन 4 ही है तो फिर क्या खाओगे, कम ही खा पाओगे, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है, चलो बाकी इसको देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पटिव यूज इन मैग्नीट्यूड इज, कोई बात नहीं शशांक, मैं इसको थोड़ा सा स्टडी कर लूंगा, ठीक है, टाइम दीजिए, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, मैं भी डेली सब्जेक्ट चेंज करता हूं, तो हम भी हर सब्जेक्ट के हर फॉर्मूले से या हर कॉन्सेप्ट से हर समय टच में नहीं रहते ना। तो कई बार होता है कुछ बारीक चीजें होती हैं वो उस समय स्ट्राइक नहीं करती, तो उनको बेटर है कि हम गलत उसमें जाने के उसको वेरीफाई कर लें पहले, वेरीफाई कर लें पहले, तो वो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो कंजम्पटिव यूज जो होता है वो मैग्नीट्यूड में आपका क्या है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो इधर कोई भाई साहब हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, सर स्मार्ट बोर्ड कब तक आएगा। अरे भैया पढ़ लो आके, पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट बोर्ड कब तक आएगा, ये मैसेज कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, अब क्या करें, उसके नाम में बीसी है तो बीसी तो होनी थी, ब्लेनी क्रीडल, ठीक है, तो मैं बोलने वाला था बीसी फॉर्मूला, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a catchment, there are 6 rain gauge stations with average depth of rainfall 92.8 centimeter, and standard deviation of the rainfall is recorded in these rain gauge stations is 30.7 centimeter. For a 10% degree of error in the measurement of mean rainfall, the optimum number of stations required is. चलिए तो आंसर 11 आ गया। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट ये है कि आपको जो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल दे रखी है वो दे रखी है 92.8 सेंटीमीटर, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 30.7 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा, कितना होता है, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 परसेंटेज में। तो सिग्मा कितना दिया हुआ है 92.8, और नहीं 30.7, 30.7 दोनों सेम कलर से हो गए ना, अलग अलग कलर से दिखाना चाहिए था।
स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ये, और एवरेज है 92.8, और इनटू कर दो 100, और एप्सिलॉन तो आपको दे ही रखा है 10। इसके आगे आपको मालूम है यार क्या करना है। ठीक है चलिए, तो फिर आप यहाँ पर n बराबर आपको बता रखा है, आप सी बी अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल ये भी, इसको कीजिएगा बढ़िया। The elevation of water table in an confined aquifer at two locations separated by a distance of 100 meter is 1028.2 and 10270 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये 100 मीटर की डिस्टेंस पर दो पॉइंट हैं, एक का एलिवेशन दे रखा है 1028.2 मीटर और दूसरे का दे रखा है 1027.0 मीटर। ठीक है, इफ द परमेबिलिटी ऑफ द एक्विफर, परमेबिलिटी आपको दे रखी है 12 मीटर पर डे और पोरोसिटी दे रखी है 15%, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द एक्विफर। ठीक है, सी आंसर आ गया, वेरी गुड। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले आप सीपेस वेलोसिटी निकालोगे, मतलब फ्लो वेलोसिटी निकालोगे v बराबर के आई से, फिर आप सीपेस वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी निकाल देंगे। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, के आई इज इक्वल्स टू के आई, क्या होता था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा एच अपॉन एल, डेल्टा एच अपॉन एल होता था। ठीक है, तो परमेबिलिटी आपको दी हुई है डेल्टा, ठीक है, फिर सीपेस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v अपॉन पोरोसिटी हो जाएगा, v अपॉन पोरोसिटी। तो परमेबिलिटी कितनी दी हुई है आपको, परमेबिलिटी दी हुई है 12 मीटर पर डे, और मीटर पर डे में ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये रहेगा k अपॉन एन इंटू डेल्टा एच अपॉन एल, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये रहेगा 12, डेल्टा एच इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी है 100, और ये कितना है 0.15, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए। सी आंसर आ रहा है 0.96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट्स यूज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज, तो येलो लाइट। आपने देखा होगा रोड पर जो सड़क पर बना देते हैं ना, मतलब वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो सब येलो कलर्स के आपने देखे होंगे, है ना, लाइट पर दूर से ही रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एफ्लुएंट स्ट्रीम इज डिफाइंड एज, एफ्लुएंट याद रखिएगा, एफ्लुएंट इनफ्लुएंट किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ग्राउंड के, तो ग्राउंड के अंदर जा रहा है पानी तो इनफ्लुएंट, और ग्राउंड से बाहर आ रहा है तो एफ्लुएंट। तो पानी ग्राउंड से बाहर आ रहा है तो आंसर क्या रहेगा, सी, अ स्ट्रीम विच रिसीव सम फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, फ्रॉम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देना है, ग्राउंड में इन तो इन्फ्लुएंट, ग्राउंड से बाहर तो एफ्लुएंट, और ग्राउंड से बाहर जाएगा तो किस में जाएगा, रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैचमेंट एरिया, एरिया दे रखा है 60 हेक्टेयर, यानी कि 60 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, हैज अ रन ऑफ कोफिशियंट 0.4, इफ अ स्टॉर्म ऑफ इंटेंसिटी 3 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर आवर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, देन व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज आपको निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों की सीधे सीधे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है, Q बराबर आप ए आई आर अपन 360 फॉर्मूला लगा सकते हो, बट फिर उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि कौन क्या होता है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कर लो, यूनिट से कर लीजिए, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड होगा ना, सेंटीमीटर पर, ये मीटर पर सेकंड है, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है ना, मीटर में, दिस इज मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से यूनिट बन गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड बन गया, और उसका कितना 40% रन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब जितना प्रेसिपिटेशन हुआ, तो एक सेकंड में इतने मीटर की डेप्थ है, तो इतने एरिया पर वॉल्यूम कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम पर सेकंड, तो वही डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसका 40% ही रन ऑफ में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी जो है वो ग्राउंड में चला जा रहा है, बाकी ग्राउंड में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 जीरो और इससे ये 10 की घात 4 खत्म हो गया, ठीक है। बाकी तो आप कर लो कैलकुलेशन, मेरी से तो अच्छी है तुम लोगों की कैलकुलेशन। आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ, तो टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टाइम इनवेरिएंस का मतलब यहां पर होता है कि बारिश कभी भी हो, सुबह हो, शाम में हो, दोपहर में हो, रात में हो, चाहे 2 घंटे पहले ही, हाँ लीनियर रिस्पॉन्स लिखना भूल गए, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चाहे अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश खत्म हुई थी, फिर दोबारा से 10 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई, तो टाइम इनवेरिएंस का मतलब है उससे मिलने वाला जो रन ऑफ है वो खत्म, वो जो है वो सेम रहेगा। हालांकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे पहली बार बारिश हुई, तो जब फर्स्ट टाइम बारिश होगी तो क्या होता है, जो सॉइल है वो सैचुरेटेड नहीं होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो इंटरसेप्शन होता है ट्रीज वगैरह के थ्रू, उस समय लॉसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर जब तो इसलिए रन ऑफ कम मिलेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम बारिश होगी, पहले से ग्राउंड सैचुरेटेड है, इंटरसेप्शन पहले से ही हो रखा है, जो गड्ढे वड्ढे हैं उनमें जो पानी भरना था वो भर चुका है, तो अब आपको रन ऑफ ज्यादा मिलेगा। बट ये थ्योरी कहते हैं कि नहीं, टाइम इनवेरिएंस मानकर चलेंगे। दूसरा कहता है लीनियर रिस्पॉन्स, लीनियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर की वजह से क्यू डिस्चार्ज मिल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर की वजह से कितना मिलेगा, 2Q, 3 की वजह से कितना हो गया, 3Q।
खुश। तो और इसको वो कर देता हूँ, ये कहाँ आ रहा है? ठीक है भाई, चलिए अब ये काम स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो सकता आपका। क्या पूछ रहे हैं आरजू जी? इनका कमेंट मिस हो गया। कहाँ हो भाई साहब, क्या पूछ रहे हो? दोबारा लिखो भाई, तुम्हारा कमेंट गायब हो गया, क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यही सोचा था फॉन्ट ही मिला दे, वही मिल जाएगा, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्मॉल लिखा होता, अब वो लिख गया था, क्या करें। पर अभी चेंज हो जाएगा, कहो तो कर देता हूँ। करूँ चेंज या रहने दूँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A catchment area of 80 hectares has a runoff coefficient of 0.5. Storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity इतना। पीक डिस्चार्ज बिल्कुल सेम, अभी जो हमने किया उसी पर हो जाएगा। 80 हेक्टेयर यानी कि 80 इंटू 10⁴ इंटू 0.5 इंटू 3.65, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻² बटे 60 × 60, ये कर दो, आपके पास डिस्चार्ज रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूले से। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले से आगे बढ़े। कितना आ रहा है इसका आंसर? ये आ रहा होगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वाह 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 वाह, 4.00, 4.00, राजस्थान JEM CND। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया अटेंडेंस अटेंडेंस लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तुम लोग? थोड़ा बहुत यार शेयर वेयर भी कर दिया करो, अब तुम लोग लेक्चर्स बिल्कुल शेयर नहीं करते, फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में थोड़ा शेयर कर दिया करो। लो बताओ, 780 के करीब लाइव वॉचिंग है और अभी तक लाइक्स जो हैं आपके अभी 100 भी नहीं पहुंचे, क्या यार तुम लोग भूल जाते हैं सब। चलिए, अरे छुट्टी कहाँ, अभी पे सवाल करो, अभी अभी कहाँ से छुट्टी, अभी तो सवाल है, 9 थोड़ा ना बजा अभी। A watershed is changed from rural to urban category over a period of time due to development process. The effect of urbanization on storm runoff hydrograph of such watershed. ठीक है, तो डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि सीमेंटेड कंक्रीट फ्लोर्स वगैरह की वजह से क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी घट जाएगी, तो रन ऑफ हमें ज्यादा मिलेगा। इंक्रीज द टाइम टू पीक डिस्चार्ज नहीं, पीक डिस्चार्ज जल्दी मिलेगा क्योंकि रन ऑफ तेजी से भागेगा ऐसी सरफेस पर। डिक्रीजेस द टाइम बेस, टाइम बेस क्या होता है? तो पीक डिस्चार्ज जब, ठीक है,
तो पीक डिस्चार्ज बढ़ता है तो टाइम बेस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो आंसर क्या देगा, सी। ये भी नहीं होगा। तो पीक डिस्चार्ज बढ़ेगा, टाइम बेस जो है वो घटेगा, घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब प्रूफ करता है कि तुम लोग को याद नहीं रहता, तुम मेरे कहने का वेट करते हो। हाँ, पहले कहना नहीं पड़ता था, बल्कि तुम लोग ही बीच में धमाके करते रहते थे, आपस में कहते रहते थे लाइक शेयर सब्सक्राइब कब। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन रेट बड़ा स्लो है अपना, जो कि फास्ट होना चाहिए था, पता नहीं क्यों। मुझे समझ में नहीं आया कि हमने वहां पर जब यूपीपीएससी का बैच चलाया था तो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे चैनल पर, और मैंने वहां पर 5 सब्जेक्ट, मेन 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाई। यहाँ पर भी इतनी मैराथन क्लासेस नहीं। तो अब तक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर कम से कम 30-40 हज़ार तो हो जाने चाहिए थे, 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए थे। बट यहाँ पर बताओ 7,000 ड्यू है अभी तक। वो 1 लाख से ऊपर का बच्चा था, सारा गायब, सारा भाग गया। चलिए, तो if D is D hours unit hydrograph and T relates the equilibrium discharge approximately at the end of the base period, T hours of the unit hydrograph, then the number of unit hydrographs needed to produce the S curve hydrograph is given by। हाँ, ये भी हो सकता है, तब एग्जाम, तब कोई एग्जाम नहीं है। नहीं, फिर भी तो एग्जाम का 1.5 महीना तो हमने यहाँ पर तैयारी की ही थी, है ना। उसमें भी काफी बच्चे जुड़ने चाहिए थे। वहां पे सिविल का ही बच्चा ज्यादा था, बाय द ब्रांचेस का तो बहुत कम था, बहुत कम था। 70-80 तो उसमें सिविल का ही था। चलिए, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा। तो एस कर्व क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोग्राफ काम, देखो डी डी आवर का यूनिट, तो इसको डी टाइम से क्या करते हैं, लैग करके ऐड करते हैं पहला, फिर डी से फिर ऐड किया दूसरा, फिर डी से फिर लैग करा के फिर ऐड कर दिया, फिर डी से एंड सॉन। तो अगर टोटल टाइम टी है, टोटल टाइम टी है, तो टी बराबर क्या होगा, एन डी। एन डी बराबर टी, तो एन बराबर क्या रहेगा, टी अपॉन डी रहेगा। अरे हाँ, सही में कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि वहां पर पूछते हैं बच्चे, जितेंद्र सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, उनका भी यही नहीं पता कि जितेंद्र सर कहीं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोग्राफ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एस कर्व मेथड से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन हाइड्रोग्राफ को हम लॉन्ग ड्यूरेशन हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए था यार, तो तुम करोगे ना मेरे एडवर्टाइजमेंट निशिकांत, मैं थोड़ा ना करूंगा यार, मैं कहां से करूंगा एडवर्टाइजमेंट, अभी इतनी कमाई थोड़ी ना है। अब मुझे आता भी नहीं सब करना। आप लोग सोचो, एक एक स्टूडेंट 50-60 स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहता है, 100 बच्चा भी अगर 50 स्टूडेंट को फॉरवर्ड करता है तो 5,000 रुपये तो यूं पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, हेमंत जोशी जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the base period of a 4-hour unit hydrograph is 48 hours, then the hydrograph of a storm of 8 hour derived from this unit hydrograph will be having a base period of। ठीक है भाई, तो बेस पीरियड है कितना, 48 आवर्स। अब देखो 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से अगर मैं 48 आवर, 4 आवर से अगर मैं 8 आवर का बनाऊंगा तो कितने का लैग कराऊंगा, 4 आवर। तो सेम ग्राफ को मैं 4 आवर आगे बढ़ा दूंगा, तो सेम ग्राफ को जब मैं 4 आवर आगे बढ़ाऊंगा तो 48 का कितना रहेगा, 52 रहेगा। कितना रहेगा, 52 रहेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
A 4-hour unit hydrograph of a drainage basin is triangular in form with a height of 50 meter cube per second and a base of 15 hours. The area in kilometer square of the drainage basin. तो आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ दे रखा है जिसका जो बेस है वो 15 आवर का है और जो हाइट है वो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब पीक डिस्चार्ज। और आपको क्या दे रखा है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब 4 घंटे में कितने की 1 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है 4 घंटे तक। तो आपको मालूम है कि इसका जो एरिया होता है, इस ग्राफ का जो एरिया देता है वो क्या देता है आपको, वॉल्यूम देता है। वो आपको क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक है जी। तो क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस करेगा 15 गुना 60 गुना 60, ये सेकंड आ गया, ये सेकंड आ गया, और इंटू क्या हो गया 50 कर दिया आपने। किसमें निकालना है हमको इसको, किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मीटर स्क्वायर में आएगा तो मीटर स्क्वायर को आप क्या कर दोगे, 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे तब किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये आपका कन्वर्ट होगा। और ये 100 कैसे आया था, तो बेसिकली ये आया था एरिया इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 मीटर, ऐसे कर लो। तो एरिया पर 1 सेंटीमीटर की बारिश मतलब 1/100 मीटर की बारिश होगी, और ये क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, एरिया। ठीक है, तो यहां से आपका एरिया मिलेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 135। समझ गए ना क्या करना है। यहां से वॉल्यूम आ गया, क्योंकि Q इंटू टी क्या होता है, देखो डिस्चार्ज बराबर होता है dV/dt। चलो अभी 1-2 मिनट है, पूरा थ्योरी बता दूं इसकी। डिस्चार्ज बराबर होता है dV/dt, तो विच इंप्लाइज dV बराबर QDT। दोनों और इंटीग्रेट कर दो तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व। तो इसका भैया ये वॉल्यूम मिल गया, और इधर वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, और यूनिट है तो यानी कि एरिया इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। कल क्या करें, कल सर्वे कर लेते हैं, कल सर्वे। ठीक है, कल सर्वे करते हैं। कहाँ का सर्वे करेंगे क्वेश्चंस का सर्वे कर लेंगे। हाँ, और क्या, सही बात है। यहाँ पर इतने कमेंट करते हो, है ना, इतने लाइनें लिखते हो, अच्छी बातें भी लिखते हो, आंसर भी लिखते हो, थोड़े बहुत कमेंट कर दिया करो, कितना समय लगता है। यहाँ पर कितना लिखते हो आप लोग, एक आध कमेंट वहां कर दो, एक आध लाइन चिपका दो, फर्जी चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। तो हमेशा की तरह नेक लास्ट टाइम पे एंट्री मारते हुए, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवम जी का स्पेशल थैंक यू। प्लीज सर बताओ सर जी, बीपीएससी यही बुक, बेटा बीपीएससी के लिए, एपीएससी के लिए, सबके लिए आपका जो यूथ की यही वाली बुक्स हैं वो यूजफुल है। चलिए प्रवीण सर की नॉन टेक की क्लास में आप पहुंच जाइए, 9 बजे सर की क्लास होगी, तो मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, प्रवीण सर आ रहे हैं फिर। ठीक है, चलिए किसी भी एज एग्जाम के लिए यूथ की